नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल। और जैसा कि हमने पिछली थ्योरी में बात की थी सुसाइडल थ्योरी के बारे में, और हमने उस सुसाइडल थ्योरी को रिजेक्ट भी किया था। अब आगे बात करते हैं मर्डर थ्योरी के बारे में, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है। तो ये मैं एक पहली थ्योरी आप सब लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, जो आप सब लोगों के दिमाग में भी होगी। हम इस पे काम करते हैं। मैंने आपको बताया था फॉरेंसिक साइंस में एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि ये घटना, ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है या दूसरे तरीके से भी हो सकती है। जिस तरीके से आप लूडो का एक डाइस होता है उसे फेंकते हैं तो कोई भी नंबर आ सकता है। नंबर 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 और 4 कुछ भी आ सकता है। तो हम किसी एक ही थ्योरी पर फॉरेंसिक साइंस में काम नहीं करते। पर यहाँ पर गलती मुंबई पुलिस से क्या हुई, अब तक आप सबने देखा कि उन्होंने एक ही थ्योरी पर काम करने की कोशिश की, जो कि सुसाइडल थ्योरी थी। उन्होंने डिप्रेशन को और बाइपोलर को अपना बेस बनाकर सुसाइड थ्योरी पे काम करना चालू किया। पर जैसे ही नए नए खुलासे होते चले गए, रिया के बारे में जो पता चला, अब ईडी ने जैसे रेड मारी और ये सब चीज़ें, और सबके बयानों का बदलना, सिद्धार्थ पठानी के बयान का बार बार न्यूज़ चैनल्स में बदलना, और अब जो संदेह की सुई है वो संदीप की तरफ भी आ चुकी है, आप सब लोग जानते हैं। और इससे बड़ी बात, जो कुक नीरज है उसके बयान बदलना। चलिए हम बात करते हैं। तो फॉरेंसिक में 3 चीज़ें होती हैं जो हमें पता करनी होती हैं। सबसे पहले तो क्या कोई क्राइम हुआ है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन होता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट के सामने या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने, क्या कोई क्राइम हुआ है। अगर हाँ कोई क्राइम हुआ है तो कैसे हुआ है, मोडस ऑपरेंडाई जानना, और मोडस ऑपरेंडाई जानने के बाद किसने किया है। ये 3 क्वेश्चन के आंसर बड़े जरूरी होते हैं किसी भी क्राइम को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्राइम हुआ है, तो मुंबई पुलिस के अनुसार तो कोई क्राइम हुआ ही नहीं था और उन्होंने उसको क्राइम सीन भी नहीं माना। तो हमने बहुत सारे एविडेंसेस वहां पर लूज कर दिए, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने ये क्राइम नहीं माना तो उन्हें दूसरी चीज भी साबित करने को नहीं मिली कि ये कैसे हुआ है, मोडस ऑपरेंडाई इसका क्या रहा है। और तीसरी चीज, किसने किया है, इसका तो सवाल ही नहीं उठता मुंबई पुलिस के से, क्योंकि उन्होंने उसको क्राइम नहीं माना। हम सब इसको क्राइम मानते हैं। अब जैसे जैसे एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, नई नई चीजें खुल के आ रही हैं, कॉल डिटेल्स आ रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपको पता चुका, तो हम इसको क्राइम मानते हैं। और जो फॉरेंसिक एविडेंस रहा, जैसे कि लिगेचर मार्क रहा, लिगेचर रहा, कमरे की हाइट रही, सुशांत सिंह जी की हाइट रही, और उसके बाद पोस्टमार्टम का रात में होना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कंप्लीट ना होना, और जिस तरीके से पोस्टमार्टम में जो नेक का कॉलम है वो भी खाली छोड़ा जाना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी संदिग्ध हैं, काफ़ी संदेहजनक हैं, इसीलिए हम इसको क्राइम मानते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास इसको क्राइम मानने के लिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि ये कैसे हुआ और कब हुआ। अगर फॉरेंसिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी माने तो ये तकरीबन 10 से 10:30 के बीच वो बता रहे हैं कि वो हुआ। हमने इस थ्योरी को भी हम गलत मान चुके हैं, बिल्कुल इसलिए क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे जो कुक नीरज का कहना था, जो स्टेटमेंट था कि वो जूस और नारियल पानी लेने आए थे। अब चलते हैं 13 की रात को, आते हैं मुद्दे पर। 13 की रात को कुक नीरज का कहना है कि उन्होंने मैंगो शेक मांगा और वो भाग कर गया और वो आम लेकर आया। कितने बजे की बात रही होगी ये आपके हिसाब से? डिनर का टाइम क्या होता है? 8 से 10 के बीच हम मान लेते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ पठानी ने कहा कि वो 12:30 बजे तकरीबन या 1 बजे तकरीबन उनके पास आए और बोले कि अभी तक सोए नहीं। ये सब सारी थ्योरीज सामने आई। मेरा मानना यह है कि उनके साथ जो भी हादसा हुआ वो 13 की रात को ही हो चुका था, ठीक है। प्रूव करते हैं कैसे। जो उनका लिगेचर मार्क है वो बहुत डीप हो चुका था। नंबर 1 पॉइंट मैं आपको फॉरेंसिकली बताता हूं। किसी भी सबूत का ना मिलना, किसी फिंगरप्रिंट को ना उठाया जाना, कोई खून के निशान ना मिलना, किसी भी तरह की चीज ना मिलना, ये अपने आप में एक सबूत है कि सब चीज को साफ किया गया। पूरी तरीके से उनको समय मिला, जो कल्प्रिट्स थे, जो गुनहगार थे, उनको समय मिला पूरी चीज सफाई करने के लिए, सारे स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए कि किसको क्या बोलना है, कैसे कैसे पूरा ये देखना है। क्योंकि
चाबी वाले को बुलाना और चाबी वाले का ताला तोड़ते ही उसको गेट को ना खोलने देना, ये अपने आप में कितना बड़ा सबूत है कि बन जाता है पहले ही कि क्या हो चुका है, ऑलरेडी क्या बीत चुका है। अब 13 की रात को एक पार्टी की बात आती है कि वो पार्टी हुई, उस पार्टी में कोई आया, तो हम ये बिल्कुल थ्योरी मान सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से उन्हें रूमी जाफरी की एक फिल्म ऑफर हुई थी उससे एक दिन पहले ही, तो वो एक पार्टी करना चाहते थे। मैं इसको एज सच पार्टी नहीं मानता, बल्कि ये मानता हूँ उन्होंने कुछ लोगों को इनवाइट किया होगा या कुछ लोगों ने उन पर प्रेशर डाला होगा कि भाई ये मूवी मिल गई है, और ये बात पता थी संदीप को कि उनको मूवी मिल गई है। संदीप ने बाकी लोगों से कहा कि उनको मूवी मिल गई है, और इस तरीके से वहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, छोटी सी पार्टी, कैजुअल पार्टी, ड्रिंक पार्टी हो सकती है, कैसी पार्टी हो सकती है। और उसके बाद ही वहाँ पर पूरी रचना रच ली गई कि कैसे क्या करना है। ये एक थ्योरी है, मैं दूसरी थ्योरी भी आपको बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में, अपनी अगली वीडियो में। पहले आप ये बताइएगा इस थ्योरी पर आपको कितना विश्वास है। एक बेल्ट के जरिए, कॉलर बेल्ट के जरिए या किसी इस तरह की चीज़ के जरिए ये काम हो चुका, और उसके बाद उनको ऊपर रूम में ले जाया गया घसीटते हुए स्टेयर्स से, जिससे कि उनकी पैर की हड्डी भी टूटी, क्योंकि मृत आदमी को अब जल्दबाजी में हड़बड़ी मच रही थी लोगों को, पर स्टोरी भी बनानी थी, और सीसीटीवी फुटेज का पहले ना मिलना, बाद में मिलना, पर किसी का सामने ना आना कि कौन उस सीसीटीवी फुटेज में था। ठीक है, तो उनको ऊपर ले जाया गया और उनको टांग दिया गया, पूरी ये कहानी बना के उनको लटका दिया गया। लोग बागों ने देखा कि हाइट मैच नहीं हो रही है, कैसे क्या करें, तो उन्होंने जल्दबाजी में जैसे भी कहा कि इसको लटका दो किसी तरीके से। और उसके बाद नौकरों को बता दिया गया कि तुम्हें ये बोलना है इस तरीके से, तुम्हें इस चीज़ का इतना पैसा मिलेगा, या फिर जान की धमकी भी दी गई होगी, बिल्कुल इसको हम समझ सकते हैं। और उनको उन्हीं के कपड़े से, जिस तरीके से नौकर का कहना है कि फैब इंडिया का कपड़ा था, ड्रॉअर में रखा रहता था तय करके, तो बाकायदा उसने देखा भी होगा कि ड्रॉअर से निकालते हुए, फिर उसको फाड़ते हुए, बड़ा बनाते हुए और फंदा बनाते हुए। आपने एक चीज़ और देखी, पंखा बेंट नहीं है। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें जो क्राइम सीन पर दोबारा जब रिविजिट किया गया, रिक्रिएट किया गया, तो उसमें पंखा बेंट नहीं है। क्या पंखा बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा? सुशांत सिंह जी का इतना वेट था, ऐसे था, बड़े अच्छे से बांधा गया, फिर गले में फंदा एक बनाया गया और किसी ने उनको पकड़ा और बांध दिया, एक थ्योरी बना दी गई। ठीक है, उसके बाद सुबह उठ के वही सब ड्रामा पूरा हुआ। उन सब, वो रात भर सो भी नहीं पाए होंगे, रात भर सोचते रहे होंगे कि कैसे जल्दी सुबह हो, कितने बजे क्या है, क्योंकि मेन मुद्दा था यहाँ पे एक चाबी वाले को बुलाना। अगर दरवाजा तोड़ते, आप यहाँ सुनिए, अगर दरवाजा तोड़ते, मीतू दी को कॉल नहीं करते, या रात को जो भी कॉल करनी होगी उन्हें, जिसको उन्होंने खाली मिस कॉल दी, उन्होंने कॉल नहीं की, अगर वो लगातार 2-3 बार घर वालों को या महेश शेट्टी को कॉल करते, सुशांत अगर जिंदा होते 2-3 बार कॉल करते, तो डेफिनेटली उनका कॉल उठाया जाता, आंसर दिया जाता। पर यहाँ पे सिर्फ एक बार मिस कॉल देकर, छोटी सी कॉल देकर, क्योंकि रात का समय था, छोड़ दिया गया ये थ्योरी बनाने के लिए कि वो जिंदा थे। उसके बाद सुबह मोबाइल भी सर्च किया गया, प्ले स्टेशन भी खेला गया, जो भी थ्योरी है वो सब हुआ। बाकायदा उस टाइम का इंतज़ार हुआ, और ये टाइम का इंतज़ार क्यों हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। 12 घंटे तक रिगर मोर्टिस आई होगी, 12 घंटे के बाद रिगर मोर्टिस ने अपना ढलना चालू कर दिया होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा टाइम का हिसाब लगा लेते हैं, ये कितने बजे हुआ होगा। ये जब दरवाज़ा खुलता है 12:30-1 बजे तकरीबन दरवाज़ा खुलता है, मीतू दी आती हैं, बॉडी को उतारा जाता है, 1 बजे से 1:30 बजे तक पुलिस आती है, 1 से 1:30 के बीच। तो हम यहाँ पे 1 बजे का टाइम हम अभी लेके चलते हैं, 1 बजे से जरा 18 घंटे हम पहले जाते हैं, कितना टाइम होता है हमारा। ठीक है, तो इस टाइम के हिसाब से जो बैठ रहा है, अगर हम मान लें कि 15 से 18 घंटे बीत चुके, तो तकरीबन शाम को 7:30 बजे के तकरीबन ही ये हुआ होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पहुंचती है 4:30 बजे, और जब 11 बजे पोस्टमार्टम रात को हो रहा है, तो उसमें बताया जा रहा है कि स्टिफनेस बॉडी में थी। बताया जा रहा है, देखिए हमने किसी ने भी नहीं देखा है, जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है, हम एक थ्योरी मान के चल रहे हैं। तो रिगर मोर्टिस देखिए रिलैप्स होती है, इसको कहते हैं रूल ऑफ 12।
पहले 12 घंटे में आती है, फिर 12 घंटे में चली जाती है और फिर से 12 घंटे में रिगर मोर्टिस आती है। इसको रूल ऑफ 12 कहा जाता है फॉरेंसिक साइंस में। अगर हम इस थ्योरी को मानते हैं तो शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच ये काम हो चुका होगा। बाकी की सारी स्टेटमेंट, सारी थ्योरी सब बकवास है, सब बेकार है। किसने किया? ठीक है, तो उस समय जो सब घर में लोग थे वो सब संदिग्ध हैं, उन सबको पता है कि किसने किया या उन्हीं में से किसी ने किया। ठीक है, और जैसे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे नाम लेना उचित नहीं समझता। तो देखिए, इतने ये करवाया हुआ काम है और ये पूरी प्लानिंग से बाकायदा। अब इसका दिशा सालियन केस से रिलेशन है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि दिशा की कॉल डिटेल चेक की गई और ये स्मिता पारेख जो उनकी फ्रेंड है, उन्होंने भी बताया कि दिशा ने कॉल करके सब कुछ बताया। और जो स्टिंग ऑपरेशन जो रिपब्लिक भारत ने किए या और टीवी ने किए, उसमें सब ने बताया कि उन्होंने दिशा सालियन ने उनसे केस कहा था और वो मीडिया में इसको प्रोड्यूस करने वाले थे, बताने वाले थे। तो ये सब शाम को 8 बजे तकरीबन हो चुका। एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। वो सुबह 6 बजे उठे, कंफर्म किया नीरज ने, 6 बजे उठे, 8 बजे तकरीबन ठंडा पानी वगैरह मांगा और उसके बाद ही ये काम को अंजाम दे दिया गया। ठीक है, अगर हम 12 घंटे, अगर हम फिर से हम पोस्टमार्टम थ्योरी को लेकर जाएं कि स्टिफनेस बॉडी में आ चुकी थी, तो ये काम 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक हो चुका था। वो फिर से ऑनलाइन वाली थ्योरी, कोई और मोबाइल एक्सेस कर रहा था, विकिपीडिया पे अपडेट हो जाना, सब चीज़ हो जाना। अब आपके सामने सारे तथ्य बिल्कुल सामने आ चुके हैं। तो मैं इसको कहीं से भी सुसाइड नहीं मानता, क्योंकि स्टेटमेंट्स ही नहीं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ही नहीं, बल्कि फॉरेंसिक एविडेंसेस भी ये कहते हैं कि ये सुसाइड नहीं है। दूसरी चीज़, पुलिस का फिंगर नेल स्क्रैबिंग्स ना लेना, फिंगरप्रिंट ना लेना, किसी भी चीज़ को अभी तक टेंसाइल रिपोर्ट का अता पता नहीं है, और वो आ भी जाएगी तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि टेंसाइल स्ट्रेंथ किस तरीके से अफेक्टेड होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप एक कपड़े को 4-5 घंटे तक खींच के रखिए तो वो ऑलरेडी इतना लूज, इतने उसके फाइबर्स इतने लूज हो जाते हैं कि उसको, उस पर दोबारा इतना ही वजन डाला जाएगा तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक थ्योरी तो हमारी ये बनती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली थ्योरी। तो मेरे हिसाब से ये सुबह 10 बजे, दूसरी थ्योरी जो है उसके हिसाब से सुबह 10 बजे हुआ होगा। तो आपको कौन सी थ्योरी ज़्यादा फिट लगती है ये बताइएगा मुझे। मेरी ये दोनों थ्योरी का उद्देश्य एक अनुमान ये भी है कि जितने भी जो ग्लास, चाहे वो मैंगो शेक का रहा हो, नारियल पानी का रहा हो, ठंडे पानी का रहा हो, जूस का रहा हो, वो कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, चाकू से काटा जाना, ठीक है, जब, और इतना, क्योंकि इसको ज़्यादा दिखाना। अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, आप उस कपड़े को, उस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि वो चाकू से काटा गया है या कैंची से काटा गया है। इसको हम कहते हैं टूल मार्क एग्जामिनेशन फॉरेंसिक साइंस में। तो ये एग्जामिनेशन अपने आप में बहुत बड़ा होता है। मुझे नहीं पता है कि वो कपड़ा प्रिजर्व किया गया है, उसको भी जला दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, कितने सबूत है, पर क्योंकि अब सीबीआई आ चुकी है, सीबीआई इस चीज़ को देखेगी। आप सबका एक क्वेश्चन एक बार बार रहता है कि इतने सारे सबूत मिट चुके हैं तो कैसे होगा, और मेरा हमेशा एक ही जवाब रहता है कि मैं सब चीज़ें बताना पसंद नहीं करता और ना ही बतानी चाहिए। पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे सबूत हैं जिनको मिटाया नहीं जा सकता, और जितना उनको मिटाया जाएगा उतनी ही टेम्परिंग ऑफ द एविडेंस होगी। लोग बाग टेम्परिंग ऑफ द एविडेंसेस में भी फंसेंगे और उतने ही ज़्यादा एविडेंसेस वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, मुझे अभी भी, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिगर मोर्टिस का टाइम सही दिया गया है या पोस्टमार्टम इंटरवल डेथ का टाइम सही दिया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर वो टाइम सही है तो ये सुबह 10 बजे हुआ है, और अगर वो टाइम सही नहीं है तो ये शाम को, पिछली शाम को 8 बजे ही, 8 बजे हों या इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, उसी टाइम पे हो चुका है। बाकी ये मैंगो शेक भाग के जाना, बनाना, और ये सारी स्टोरी के दोबारा, ये जो सारे स्टेटमेंट है, पहली से ही स्टेटमेंट जो सेट है पिछली रात से ही, पार्टी का ना होना, ये सारे स्टेटमेंट इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये काम पिछली रात को ही हो चुका है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है?
प्लीज़ आप मुझे और जानकारी दीजिए। बाकी सारे सबूत हम डिस्कस कर चुके हैं, हम रिया के पोस्ट को डिकोड कर चुके हैं, और आप सबने मुझसे कहा है मैं सिद्धार्थ पिठानी के भी बयानों को डिकोड करूं, बिल्कुल करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने ये सोचा कि अभी मैं ये आपके सामने पहले तथ्य रखता हूं, क्योंकि सीबीआई जांच करने वाली है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना पूरा शिकंजा रिया के ऊपर कस चुकी है, अब सब कुछ पता लगेगा। और मेरी इससे पिछली वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था, जो मैंने मनी मैटर की बात की है कि इतनी फीस जो वकील की कहाँ से दी जाएगी, वो इसलिए भी ज़रूरी है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने ये तथ्य भी आना चाहिए कि इतनी फीस कौन से अकाउंट से निकल रही है और उस अकाउंट में पैसा कैसे आया। ठीक है, हालांकि सब चीज़ें मैनेज बड़े आसानी से हो सकती है, और जैसे आप लोगों का कहना है कि और लोग बैकअप कर रहे हैं, देखिए कितना भी बैकअप कर लें, अगर लगे हुए चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, एक भी चार्ज, जो इतने चार्ज लगे हुए हैं रिया के ऊपर, एक भी उनमें से प्रूव हो जाता है, तो बाकी के चार्जेस धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे।